जीव एवं जीव संख्या भाग 2 में हम अध्ययन करेंगे जलीय वातावरण के प्रति पौधों में अनुकूलन, जंतुओं में अनुकूलन की युक्तियाँ एवं जीव संख्या अन्योन्य क्रियाएं। जलीय अनुकूलन एक्वेटिक एडॉप्टेशन। जलीय अनुकूलन की परिभाषा एवं प्रकार। जलोद्भिद पौधे की परिभाषा है, जलीय वातावरण में उगने वाले पौधे को जलोद्भिद पौधे कहते हैं। जलोद्भिद पौधे के प्रकार 3 हैं। पहला है जल निमग्न पौधे, दूसरा है प्लावी पौधे, तीसरा है जल स्थलीय पौधे। जल निमग्न पौधे का संपूर्ण शरीर जल में डूबा हुआ रहता है। यह 2 प्रकार का होता है, निमग्न प्लावी, जड़ युक्त निमग्न पौधे। निमग्न प्लावी पौधे उदाहरण है सीरेटोफाइलम, यूट्रिकुलेरिया। ऐसे पौधों की जड़ें मृदा में स्थिर नहीं होती हैं, अतः ये पौधे जलमग्न पौधे होते हैं जो कि जल की सतह के नीचे स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं। जड़युक्त निमग्न पौधे उदाहरण हैं वैलिसनेरिया और हाइड्रिला। ये पौधे पूरी तरह से जल में डूबे हुए रहते हैं, लेकिन इनकी जड़ें कीचड़ में धंसी हुई होती हैं। प्लावी पौधे, ये पौधे पानी की सतह पर स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं तथा इनका आधार से कोई संपर्क नहीं होता है। उदाहरण है वॉल्फिया, लैमना, जलकुंभी और पिस्टिया। स्थिर प्लावी पौधे, स्थिर प्लावी पौधे के उदाहरण हैं कमल, निम्फिया। इन पौधों की जड़ें जल के नीचे कीचड़ में धंसी रहती हैं तथा इनकी पत्तियां जल की सतह पर तैरती रहती हैं। जल स्थलीय पौधे या उभयचर पौधे, इन पौधे के उदाहरण हैं रेननकुलस, सेजिटेरिया, टाइफा। इन पौधों की जड़ें तथा तने का कुछ भाग जल में डूबा रहता है, किंतु पौधे का शेष भाग जैसे तना, पत्तियां जल से बाहर रहती हैं। इन पौधों में विषम पर्णता पाई जाती है, अर्थात एक ही पौधे में 2 प्रकार की पत्तियां होती हैं। जल में डूबी हुई पत्तियां कटी फटी होती हैं तथा जल के बाहर पाए जाने वाली पत्तियां किनारों से कटी फटी नहीं होती हैं। जलीय पौधों में पाए जाने वाले अनुकूलन। आकारिकी एवं शारीरिक अनुकूलन। अब हम जलीय पौधों के आकारिकी या मॉर्फोलॉजिकल एडॉप्टेशन के बारे में जानें। जड़ों का या तो पूर्ण अभाव होता है, उदाहरण है सीरेटोफिलम, या ये कम विकसित होती हैं, उदाहरण है हाइड्रिला। मूल रोम या तो कम विकसित होते हैं या पूर्ण रूप से अनुपस्थित होते हैं। जड़ों में मूल गोप का अभाव होता है। इनके स्थान पर मूल पॉकेट पाया जाता है जो संतुलन का कार्य करता है, जैसे जलकुंभी और ट्राफा। प्लावी पत्तियों के पर्णवृंत लचीले और स्पंजी होते हैं। यदि जड़ें होती हैं तो अपस्थानिक, लंबाई में छोटी, अशाखित या कम शाखित होती हैं। जल निमग्न पौधे जैसे हाइड्रिला में तने लंबे, कमजोर, स्पंजी और लोचदार होते हैं। जल में तैरने वाले पौधों के तने बेलनाकार होते हैं। जल निमग्न पौधों की पत्तियां लंबी और फीताकार होती हैं। सीरेटोफिलम में पत्तियां कटी फटी होती हैं। जल स्थलीय पौधों में विषम पर्णता पाई जाती है, अर्थात जल निमग्न तथा जल के ऊपर की पत्तियों में आकार में भिन्नता होती है। जलीय पौधों में कायिक प्रजनन होता है जो प्रायः विखंडन के द्वारा होता है। जल निमग्न पौधों में पुष्प तथा बीज कम ही बनते हैं। यदि पुष्प बनते भी हैं
तो उनमें बीज कभी कभी ही बनते हैं। इन पौधों में परागण जल के द्वारा होता है। अब हम शारीरिक अनुकूलन के बारे में जानें। इनकी त्वचा पतली, उपचर्म रहित तथा कम विकसित होती है। जल निमग्न पौधों के विभिन्न ऊतकों में रंध्र निष्क्रिय होते हैं। पत्तियों का पर्ण मध्योतक खंभ एवं स्पंजी मृदु ऊतक में विभाजित नहीं होता। जाइलम और फ्लोएम अल्प विकसित होते हैं। कारकीय या फिजियोलॉजिकल एडॉप्टेशन। अब हम जलीय पौधों के फिजियोलॉजिकल एडॉप्टेशन के बारे में समझते हैं। इनमें खनिज पदार्थों का अवशोषण जड़ से नहीं बल्कि पूरे पौधे के शरीर से होता है। कोशिका का परासरण दाब कम होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन गैसों का आदान प्रदान पौधे के शरीर की सतह से होता है। पानी का अवशोषण भी पौधे के शरीर की सतह से होता है। इन पौधों के निमग्न भाग में म्यूसिलेज का स्त्रवण होता है, जो पौधे को घर्षण, शुष्कण एवं गलन से बचाता है। अधिकांश पौधों में जलरंध्र पाए जाते हैं, जो बिंदु स्त्राव करते हैं और इसके परिणाम स्वरूप अतिरिक्त जल की मात्रा कम होती रहती है। अब हम देखेंगे जंतुओं में अनुकूलन की युक्तियाँ। अनुकूलन की युक्तियों में पहला है प्रवसन, दूसरा शीत एवं ग्रीष्म निष्क्रियता, छलावरण, अनुहरण। अनुहरण के 3 प्रकार: सुरक्षात्मक अनुहरण, आक्रमणशील अनुहरण और सचेतन अनुहरण। अब हम प्रवसन समझते हैं। प्रवसन अनेक जंतुओं में पाया जाने वाला व्यवहारिक अनुकूलन है। इसमें जीवों द्वारा भोजन एवं अनुकूल मौसम तथा अन्य कारणों हेतु एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गमन किया जाता है। ये सामान्यतः उन क्षेत्रों में होता है जहाँ मौसमी जलवायु परिवर्तन होते हैं। इसे मौसमी प्रवसन कहते हैं। यह प्रवसन विपरीत प्रकार की परिस्थितियों को टालने या इससे बचने के लिए किया जाता है। यह लंबी दूरी या छोटी दूरी का हो सकता है। उदाहरण के लिए है कि सर्दी के मौसम में उत्तर के ठंडे देश से अनेक पक्षी जैसे साइबेरियन क्रेन हमारे देश में आते हैं तथा गर्मी प्रारंभ होने से पूर्व ही यह अपने देश को लौट जाते हैं। लंबी दूरी का प्रवसन समुद्री पक्षी द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार भोजन की तलाश में टिड्डियों के द्वारा अपने गृह क्षेत्र से निकलकर नए क्षेत्र की ओर उड़ान भरना भी प्रवसन कहलाता है। शीत एवं ग्रीष्म निष्क्रियता। शीत एवं ग्रीष्म निष्क्रियता। अनेक जंतु अत्यंत ठंडे या शुष्क वातावरण में प्रवसन करने में असमर्थ होते हैं। अतः अत्यधिक शीत से बचने के लिए जंतु भूमि के अंदर चले जाते हैं। इसे शीत निष्क्रियता कहते हैं। इसी प्रकार अत्यधिक गर्मी से बचने के लिए जंतु भूमि के अंदर ठंडे स्थानों में चले जाते हैं। इन्हें ग्रीष्म निष्क्रियता कहते हैं। इस दौरान जंतु की कार्यकी अत्यंत धीमी हो जाती है। मेंढक में शीत एवं ग्रीष्म निष्क्रियता दोनों देखने को मिलती है। छलावरण जंतुओं में पाए जाने वाली अनुकूलन की यह एक युक्ति है, जिसे हम एक वीडियो के माध्यम से समझेंगे। कुछ नजर आया? नहीं ना, आएगा कैसे? यहाँ तो छिपे बैठे हैं छल के उस्ताद। वो जो खूब जानते हैं अपने परिवेश में घुल मिलकर छिप जाना। यही है छलावरण। अंग्रेजी में कहते हैं कैमोफ्लाज। छलावरण को समझते हैं एक खेल के साथ। इस तरह से लें 2 रंगों के कागज और इस पर कर दें इस तरह पेंटिंग। अब आप ही बताइए, ये चिड़िया आपको कहाँ नजर आ रही है? और अगर उसे छुपकर बैठना हो तो कौन से रंग आएंगे काम?
प्रकृति में शिकार और शिकारी का रिश्ता। हर किसी का एक ही लक्ष्य, अपने को बचाओ, अपने लिए खाना ढूंढो। वो जो दिख जाते हैं मारे जाते हैं, जो परिवेश में घुल मिल जाते हैं बच जाते हैं। बहुत से प्राणियों ने बचाव के अनोखे तरीके सीख लिए हैं। वो अपने परिवेश में ऐसे घुल मिल जाते हैं कि नजर से गायब हो जाएं। सुरक्षा के लिए यही करते हैं अनेक प्राणी, छल आवरण। इनसे मिलिए, ये है ओक लीफ नाम की तितली। बनावट ऐसी कि पत्तों के बीच नजर ही ना आए। इनके दुश्मन पक्षी और छिपकलियां। प्रकृति में तो हर तरफ खतरा, इसीलिए छलावरण बड़े काम का। आंखों के सामने पर आंखों से ओझल। कमाल का रूप ढला है ना, हूबहू पत्ती, मानो हर हिस्से की नकल। प्रकृति में तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण। सूखी डंडियां भला किसके काम की, खास तौर से जब भूख लगी हो। ये स्टिक इंसेक्ट ऐसे ही ढल गए हैं। भूरी डंडियों के बीच भूरा कीट, है ना कमाल का छलावरण। छलावरण शब्द का मतलब समझे। छल मतलब धोखा, तो धोखा देने वाला आवरण हुआ छलावरण। छलावरण कीट जगत तक सीमित नहीं, पक्षी भी इसमें माहिर। जमीन पर बैठने वाले अधिकतर पक्षी फीके रंग के होते हैं, भूरे, मटमैले, सलेटी, आसपास के रंगों में घुले मिले, नजरों से ओझल। बहुत से पक्षियों के पंख के रंग, उनके डिजाइन ऐसे ढले हैं कि वो अपने आसपास में छिप जाती हैं, आसानी से नजर नहीं आती। मेंढक, सांप, छिपकलियां नजर से ओझल होना खूब जानते हैं। मेंढक तो बिल्कुल स्थिर रहने में भी माहिर। इस छिपकली का चितकबरा रूप और चपटी दुम उसे मानो तने का एक हिस्सा ही बना देती है। पानी के अंदर गहराई में भी छलावरण बड़े काम का। तो अपनी आंखें पर रखिए और ढूंढिए जीवन। ऑक्टोपस, सी हॉर्स, या फिर ये चटकीले रंगों वाली क्लाउन फिश, अपने घर के रंगों में ही रंगी, है ना छिपने में माहिर। अपनी रक्षा के लिए प्राणी ऐसी जगहों पर रहते और आराम करते हैं जिनमें वो नजर ना आए, घुल मिल जाए। वैसे छलावरण सिर्फ बचाव के लिए नहीं, शिकार के लिए भी काम आता है। ऊंची घास में बाघ मतलब टाइगर के बदन की धारियां यूं मिल जाती हैं कि वो दबे पांव अपने शिकार के पास आकर उसे धर लेता है। तेंदुआ मतलब लेपर्ड भी लेता है छलावरण की मदद। अब आपके लिए ये समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा कि बर्फीले पहाड़ों में रहने वाला तेंदुआ ऐसा क्यों है। छलावरण का चैंपियन अगर कोई है तो वो है गिरगिट, कमेलियन। उसमें तो रंग बदलने की अनोखी खूबी। आपके आसपास भी छलावरण जरूर होगा, तो खोजें उसे और बनाएं वीडियो। मानव प्रकृति से बहुत सीखता है। छलावरण ने भी सिखाया है दुनिया भर की फौजों को। आपने देखा ही होगा, सैनिकों के कपड़े ही नहीं, गाड़ियां, हेलीकॉप्टर और खेमे तक खाकी, हरे और भूरे होते हैं। बिल्कुल इसीलिए पक्षियों और जानवरों की प्रकृति में फोटोग्राफी करने वाले लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं।
इस तरह छिपकर देखने का घर बनाते हैं। इन्हें अंग्रेजी में हाइड ही कहते हैं। तो देखें छलावरण एक बार और। छलावरण मतलब कैमोफ्लेज का अर्थ है अपने आसपास के परिवेश में घुल मिल जाना। अनेक प्राणियों में ऐसी अनोखी खूबी विकसित है जो उन्हें अपने परिवेश में घुल मिल जाने में मदद करती है। बहुत से प्राणी छलावरण की सहायता से सुरक्षित रहते हैं। छलावरण का उपयोग शिकारी भी करते हैं, छिपकर अचानक हमला करने में ये बड़े काम का। और अब आप बूझो कि आदि मानव अपने शरीर पर पत्ते और चेहरे पर लकीरें क्यों बनाता होगा। खतरों से बचने को हम तो घुल मिलकर छुप जाते हैं। आसपास के रंग में ढलकर हम तो नजर न आते हैं। देखोगे नहीं तो पकड़ोगे कैसे? छलकर हम बच जाते हैं। अनुहरण या मिमिक्री। अनुहरण अंग्रेजी शब्द मिमिक का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है हूबहू नकल करना या समान रूप धारण करना। अनुहरण किसी जीव का दूसरे जीव या अपने चारों ओर की प्राकृतिक वस्तुओं से उस सतही परंतु नज़दीकी समानताओं को कहते हैं जो उस जीव के छिपने, उसकी सुरक्षा एवं अन्य लाभों को सुनिश्चित करते हैं। अनुहरण उस जीव को या तो उसके प्राकृतिक शत्रुओं की नज़र से बचाता है या उसे डरावना एवं नुकसानदेह बताने की कोशिश करता है। वह जीव जो अनुहरण करता है उसे मिमिक या अनुहारी कहते हैं तथा जिस जीव का वह अनुहरण करता है उसे मॉडल कहा जाता है। अनुहरण 3 प्रकार के हैं: सुरक्षात्मक, आक्रमणशील, सचेतन। सुरक्षात्मक अनुहरण में इसमें जीव कुछ अन्य जीवों या प्राकृतिक वस्तुओं जैसा रंग, रूप, व्यवहार लाने की कोशिश करता है तथा परभक्षी जीवों से अपनी सुरक्षा करता है। यह स्वयं 2 प्रकार का है। पहला है छिपाव अनुहरण, दूसरा है चेतावनी अनुहरण। छिपाव अनुहरण में सामान्यतः जंतु अपनी सुरक्षात्मक रूप से अनुहरण जंतुओं में सामान्य रूप से पाया जाता है एवं चेतावनी में विषहीन हानिकारक जंतु विषैले और नुकसानदेह दिखने की कोशिश करते हैं। छिपाव अनुहरण का एक उदाहरण है हरी पत्ती से समानता प्रदर्शित करता हुआ पत्ती कीट। पत्ती कीट के शरीर तथा पांव चपटे एवं पसरे होते हैं। यह हरे रंग का होता है तथा इस पर उपस्थित पीले दाग पत्तियों पर पाए जाने वाले फफूंद या पत्तियों पर पाए जाने वाले कीट के समान दिखाई देते हैं। आसपास के वातावरण से यह अपने आप को बचाकर रखता है। छिपाव अनुहरण का एक उदाहरण है टहनी से समानता प्रदर्शित करता हुआ जियोमेट्रिक शलभ का लार्वा। जियोमेट्रिक शलभ के स्तंभ कैटरपिलर एक टहनी के समान रंग और आकृति जैसे संरचना वाले होते हैं। इनका नुकीला सिरा सीमांत कली या टर्मिनल बट के समान दिखाई देता है। जीव संख्या अन्योन क्रियाएं। पॉपुलेशन इंटरैक्शन। परिभाषा: प्रकृति में पाए जाने वाले जीव एक दूसरे के जीवन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। जीवों के मध्य 2 प्रकार की अन्योन क्रियाएं होती हैं: आंतरजातीय एवं अंतरजातीय अन्योन क्रियाएं। दोनों ही प्रकार की अन्योन क्रियाओं में जीवों की वृद्धि, पोषण, जनन आदि जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक होती है। अन्योन क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं: सकारात्मक अन्योन क्रियाएं एवं नकारात्मक अन्योन क्रियाएं। सकारात्मक अन्योन क्रिया की परिभाषा है कि इस क्रिया में जीव आपस में एक दूसरे की सहायता करते हैं, जिसमें एक या दोनों जीवों को लाभ होता है। यह 3 प्रकार की होती है: अपमार्जन, आद्य सहयोग एवं तीसरा है सहजीविता। अपमार्जन एक लाभकारी तथा भोजन से संबंधित परिघटना है, जिसमें कुछ जीव दूसरे मृत जीवों के शरीर से मांस का भोजन करते हैं। ऐसे जीव को जो मृत शरीर का भक्षण करते हैं अपमार्जक कहलाते हैं
जैसे लोमड़ी, सिहार, लकड़बग्घा, गिद्ध आदि। अपमार्जक मृत शरीर का खाकर वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने का कार्य करते हैं तथा भोजन को बेकार जाने नहीं देते हैं। आद्य सहयोग यह सकारात्मक अन्योन्य क्रिया का दूसरा प्रकार है। यह दो विभिन्न जातियों के बीच का संबंध है जिसमें दोनों जीवों को फायदा होता है, लेकिन सहसंबंध इसके जीवित बने रहने हेतु आवश्यक नहीं होता, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना जीवित बने रह सकते हैं। यहाँ आद्य सहयोग के दो उदाहरण दिए गए हैं। आद्य सहयोग में गेंडा एवं आक्सपेकर पक्षी गेंडे के शरीर पर उपस्थित परजीवी कीटों तथा किलनियों से उसकी सुरक्षा करता है। उसी प्रकार मगरमच्छ पक्षी सहसंबंध में पक्षी मगरमच्छ की पीठ पर जब बैठता है तो मगरमच्छ अपना मुंह खोल देता है। पक्षी मगरमच्छ के मुंह में से चोंच डालकर उसमें घुसी हुई जोंक आदि को खाकर मगरमच्छ की उससे सुरक्षा करता है। सिम्बायोसिस या सहजीविता यह दो विभिन्न जीवों के मध्य सहसंबंध है, जिसके फलस्वरूप एक या दोनों जीवों को लाभ होता है तथा हानि किसी को भी नहीं होती। इस प्रकार का संबंध भोजन, आवास, आधार एवं परिवहन के रूप में हो सकता है। सहजीविता के प्रकार दो प्रकार का है। पहला है सहपरोपकारिता। इसके दो प्रकार है, अविकल्पी सहपरोपकारिता और विकल्पी सहपरोपकारिता। दूसरा है सहभोजिता। इसके दो प्रकार हैं, सतत सहभोजिता और दूसरा है असतत सहभोजिता। सहजीविता का पहला प्रकार सहपरोपकारिता की परिभाषा है। साथ साथ जीवन व्यतीत करना सहपरोपकारिता कहलाता है। इस प्रकार के संबंध में दोनों जातियों के जीवों को लाभ होता है। सहजीविता का उदाहरण है लाइकेन। लाइकेन का शरीर शैवाल एवं कवक से मिलकर बना होता है। शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोज्य पदार्थों का निर्माण करता है और उसे कवक को प्रदान करता है, जबकि कवक शैवाल को आश्रय प्रदान करने के साथ साथ भूमि से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करके उसे शैवाल को उपलब्ध कराता है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है दाल कुल के पौधों में पाए जाने वाली मूल ग्रंथियाँ। दलहनी पौधे जैसे चना, मटर आदि की जड़ों में मूल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जिनमें सहजीवी राइजोबियम पाया जाता है। राइजोबियम वातावरण के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके उसे पौधों को उपलब्ध कराता है तथा बदले में वे दलहनी पौधों से अपने लिए भोजन प्राप्त करता है। सहजीविता का तीसरा उदाहरण है कवक मूल संबंध। संवहनी पौधे एवं कवकों के मध्य पाया जाने वाला यह संबंध कवक मूल संबंध कहलाता है। इसमें कवक एवं जड़ें आपस में मिलकर विशिष्ट प्रकार के जड़ों का निर्माण करती हैं। इस प्रकार के संबंध में कवक मूल रोमों की भांति कार्य करके मृदा के से जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करती है तथा पोषक पौधा इसके बदले में इन्हें भोज्य पदार्थ प्रदान करने के साथ साथ आवास स्थान भी उपलब्ध कराते हैं। यह संबंध कवक मूल संबंध या माइकोराइजा कहलाता है। सहभोजिता जब दो विभिन्न जातियों के जीव एक साथ रहते हैं लेकिन दोनों के बीच किसी प्रकार का शरीर क्रियात्मक संबंध नहीं होता है तो ऐसे जीवों को सहभोजी जीव कहते हैं। इस प्रकार के संबंध में एक जीव को लाभ तथा दोनों में से किसी को भी हानि नहीं होती है। सतत सहभोजिता इसमें दो जीवों के मध्य स्थायी संपर्क होता है। यह दो वर्गों में बांटा गया है, बाह्य सहभोजिता और आंतरिक सहभोजिता। बाह्य सहभोजिता का उदाहरण है अधिपादप, आर्किड्स। ये पादप स्वयंपोषी होता है, दूसरों के वृक्षों पर उगता है किंतु उससे जल तथा भोजन प्राप्त नहीं करता। अपना भोजन स्वयं बनाता है।
ये पौधे जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण वायुमंडल से अपनी आर्द्रताग्राही जड़ों से ग्रहण करते हैं। यह संबंध केवल स्थान हेतु होता है, अतः यह संबंध बाह्य सहभोजिता कहलाता है। इसी प्रकार चूषक मछली शार्क मछली की निचली सतह पर पृष्ठ पंखों की सहायता से चिपक जाती है। शार्क के साथ चूषक मछली दूर दूर तक जाती है। जब शार्क भोजन करती है तो भोजन के टुकड़े शार्क के मुख से गिरते हैं तो उसका भक्षण कर लेती है। शार्क के साथ संलग्न रहने के कारण यह शिकारियों की निगाह से भी बच जाती है। शार्क को इस प्रकार के संबंध से ना ही कोई लाभ होता है और ना ही कोई उसको हानि होती है। आंतरिक सहजीविता के उदाहरण हैं हमारी आंतों में ई कोलाई नामक जीवाणु का पाया जाना, जो भोजन के पाचन में हमारी मदद करता है। कुछ हरी शैवालों का पॉलिप के शरीर पर उपस्थित रोमों पर पाया जाना, मेंढक एवं टोड के मलाशय में ओपेलियान एवं निक्टोथिरस का पाया जाना तथा उनके मल से पोषण प्राप्त करना कुछ सहभोजिता के उदाहरण हैं। असतत सहभोजिता, यह सहभोजिता का दूसरा प्रकार है। इसमें दो जीवों में अस्थायी संपर्क होता है, जैसे बंदर, चिड़िया, सांप, कीट आदि अपने आवास एवं प्रजनन के लिए वृक्षों एवं अन्य पौधों का सहारा लेते हैं। नकारात्मक अन्योन्य क्रियाएं, नेगेटिव इंटरैक्शन, इस प्रकार की क्रिया में एक जाति को हानि होती है तथा दूसरी अप्रभावित रहती है या लाभ में रहती है। नकारात्मक अन्योन्य क्रियाओं के प्रकार। नकारात्मक अन्योन्य क्रिया का पहला प्रकार है स्पर्धा। पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न घटकों की उपस्थिति के कारण पेड़ पौधे जीव जंतुओं में पोषण जनन सहयोग के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जिसके कारण इनमें एक प्रकार की स्पर्धा पाई जाती है। यह स्पर्धा दो प्रकार की होती है, आंतरजातीय स्पर्धा एवं अंतर्जातीय स्पर्धा। परजीविता, यह एक ऐसी अन्योन्य क्रिया है जिसमें एक छोटे आकार का जीव, जिसे परजीवी कहते हैं, एक बड़े आकार के जीव, जिसे परपोषी कहते हैं, से भोजन प्राप्त करता है। परजीवी अपने जीवन का कुछ या पूरा भाग परपोषी के ऊपर या इसके भीतर व्यतीत करता है। परजीवी कई प्रकार के होते हैं। परजीविता के प्रकार: बाह्य परजीवी एवं अंतः परजीवी, स्थायी एवं अस्थायी परजीवी, विकल्पी एवं अविकल्पी परजीवी, रोगजनक एवं अरोगजनक परजीवी और अंत में है पूर्ण परजीवी एवं अर्ध परजीवी। बाह्य एवं आंतरिक परजीवी: बाह्य परजीवी परपोषी के शरीर के ऊपर रहते हैं, जबकि आंतरिक परजीवी परपोषी के शरीर के अंदर रहते हैं। बाह्य परजीवी परपोषी के शरीर से रक्त चूसते हैं, उदाहरण है मानव जू, जबकि आंतरिक परजीवी परपोषी के शरीर के भीतर आंतरिक अंगों से पोषण प्राप्त करते हैं, उदाहरण है मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम। स्थायी एवं अस्थायी परजीवी, यह परजीवी का दूसरा प्रकार है। स्थायी परजीवी अपने जीवन पर्यंत परपोषी के संपर्क में बने रहते हैं, जबकि अस्थायी परजीवी परपोषी के संपर्क में थोड़े समय के लिए ही बने रहते हैं। अस्थायी परजीवी के उदाहरण हैं जोंक, मादा मच्छर एवं खटमल आदि। विकल्पी एवं अविकल्पी परजीवी: कुछ जीव मुक्त जीवन जीने में सक्षम होते हैं, किंतु जब वे परपोषी के संपर्क में आते हैं तो परजीवी बन जाते हैं। ऐसे जीव विकल्पी परजीवी कहलाते हैं, जैसे शुक्ति। इसी तरह से ऐसे जीव जो केवल परपोषी पर ही जीवित रहते हैं तथा परपोषी के संपर्क के बिना जीवित नहीं रह पाते हैं, अविकल्पी परजीवी कहलाते हैं, उदाहरण है एस्केरिस। रोगजनक एवं अरोगजनक परजीवी: ऐसे परजीवी जो परपोषी में रोग उत्पन्न करते हैं रोगजनक परजीवी कहलाते हैं,
उदाहरण है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका जो अमेबिक पेचिश उत्पन्न करता है। अरोगजनक परजीवी जो परपोषी में कोई रोग उत्पन्न नहीं करते हैं, ये केवल परपोषी के भोजन का केवल सूक्ष्म भाग ही ग्रहण करते हैं, अरोगजनक परजीवी कहलाते हैं। उदाहरण है एंट अमीबा कोलाई नामक जीवाणु जो मानव के आंत में उपस्थित रहता है। पूर्ण परजीवी एवं अर्ध परजीवी। पूर्ण परजीवी अपने परपोषी पर अपनी सभी आवश्यकताओं के लिए निर्भर रहते हैं। जैसे अमरबेल एक पूर्ण स्तंभ परजीवी है तथा रेफ्लेशिया एक पूर्ण मूल परजीवी है। इसी प्रकार अर्ध परजीवी अपने भोजन का कुछ भाग जैसे जल एवं खनिज परपोषी से प्राप्त करते हैं तथा कुछ भोजन स्वयं बना लेते हैं। उदाहरण है विस्कम एक अर्ध स्तंभ परजीवी है और चंदन एक अर्ध मूल परजीवी है। परभक्षण। परभक्षण यह दो जीवों के मध्य अन्योन्य क्रिया है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाता है। जो जीव दूसरे जीव का भक्षण करता है उसे भक्षक कहते हैं तथा जिस जीव को खाया जाता है उसे शिकार कहते हैं। अनेक मांसाहारी या कीटभक्षी पौधे अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। प्रकृति में यह पौधे भक्षक की भूमिका निभाते हैं। उदाहरण है घटपर्णी, ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया आदि कीटभक्षी पौधे हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वनस्पतियों के इस विचित्र संसार में अनेक आश्चर्यजनक अजूबे भरे पड़े हैं। उन्हीं में से एक अजूबा है मांसाहारी पौधों के अद्भुत संसार का। लेकिन दोस्तों जरा बच के रहिए, क्योंकि इनमें से कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो दिखते तो बड़े ही सुंदर हैं, लेकिन इनकी प्रकृति जानलेवा है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे ही कुछ पौधों की जो दिखने में तो सुंदर हैं, लेकिन ये पौधे साधारण पौधे नहीं बल्कि शिकारी पौधे हैं, या फिर हम कह सकते हैं ये मांसभक्षी पौधे हैं। अब हो सकता है कि आपको ये एक मजाक लग रहा हो, लेकिन हम आपको बता दें कि इस दुनिया में ऐसे शिकारी या जानलेवा पौधों की 600 से भी ज्यादा प्रजातियां हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भला कोई पेड़ या पौधा किसी जीव का शिकार कैसे कर सकता है। दरअसल ये शिकारी पौधे जिन स्थानों पर पाए जाते हैं वहाँ इन्हें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते। अपने इन्हीं तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए ये पौधे जीवों का शिकार करते हैं। जीवों के शिकार के लिए हर पौधे का अपना अपना मायावी जाल होता है, जिसकी मदद से ये पौधे कीटों, मेंढक, चूहे, गिलहरी, छिपकली आदि जानवरों का भी शिकार कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ मोस्ट पॉपुलर मांसभक्षी, जानलेवा और शिकारी पौधों के बारे में। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ये है निपेंथिस। निपेंथिस एक कीटभक्षी पौधा है। इसका दूसरा नाम ट्रॉपिकल पिक्चर प्लांट भी है। इसकी मटके नुमा बनावट के कारण ही इसे ट्रॉपिकल पिक्चर प्लांट कहा जाता है। ये पौधा चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस और इंडिया के उष्णकटिबंधीय इलाकों में पनपता है। वैसे तो इसकी बनावट लता या बेल की तरह होती है, लेकिन इसकी कुछ प्रजातियां ऐसी भी हैं जो कुछ झाड़ियों जैसी लगती है। इसे कभी कभी मंकी कप्स भी कहते हैं, क्योंकि इसकी बनावट मटके नुमा होने से कई बार बंदर आकर इसमें से पानी पीते हैं। मुख्यतः ये पौधे नम या दलदली जगहों पर उगते हैं। घड़े के आकार के होने के कारण इसका हिंदी नाम घटपर्णी है। ये कीटभक्षी पौधे न सिर्फ कीड़ों का शिकार करते हैं, बल्कि मेंढक, चूहे, गिलहरी, छिपकली आदि जानवरों का भी शिकार कर सकते हैं। हालांकि इनका मुख्य भोजन कीड़े ही हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये शिकार कैसे करते हैं। दरअसल इसकी मटके नुमा रचना के ऊपर कुछ ग्रंथियां होती हैं जो द्रवित पदार्थ का निर्माण करती हैं। ये पदार्थ इन कीटों को आकर्षित करता है, जिससे कीट पतंगे आकर इस पर बैठ जाते हैं और फिर चिकनाहट के कारण 8-9 सेंटीमीटर अंदर फिसल जाते हैं, जिसके बाद ये अंदर उपस्थित द्रव में डूब जाते हैं और इस तरह ये पौधा किसी कीट से पोषक तत्व लेकर उसे पचा लेता है। अगला है जेनलिसिया। जेनलिसिया अधिकतर ऐसे क्षेत्रों में पाया जाता है जहां ह्यूमिडिटी या उमस ज्यादा होती है। अर्धजलीय क्षेत्रों में ये कीटभक्षी पौधे ज्यादा पनपते हैं।
मध्य अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका इन पौधों का खास निवास स्थान है। दरअसल जेनलिसिया पीले फूलों वाला एक घास जैसा पौधा है। इसमें 2 अलग अलग प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं, एक जमीन पर जिसे हम आसानी से देख सकते हैं और एक जमीन के अंदर जो जड़ों का काम करती है। ये पत्तियां पानी को शोषित करती हैं। साथ ही इन अंडरग्राउंड पत्तियों का खास काम है छोटे कीटों को लुभाना, आकर्षित करना, जाल में फंसाना और फिर उन्हें खा लेना। इस पौधे के जाल के अंदर जाना जितना आसान होता है, बाहर आना उतना ही कठिन है। इसकी पत्तियां जमीन के अंदर खाली ट्यूब नुमा रचना का निर्माण करती हैं, जो सर्पाकार होती हैं, जिनमें पानी के प्रवाह के साथ कोई भी कीट इसमें अंदर चला जाता है और फिर कभी बाहर नहीं आ पाता। बाहर आते हैं तो सिर्फ उस जीव के अवशेष। अब है सारासेनिया। निपेंथिस की तरह ही ये पौधा भी एक शिकारी पौधा है जो उत्तरी और पूर्वी अमेरिका के दलदलों में पाया जाता है। इसकी बनावट भी निपेंथिस की तरह ही सुराहीदार होती है। ये पौधा अपने फनल के निचले भाग में एक मीठा जूस बनाता है। इस मीठे पदार्थ की लालच में कीड़े मकोड़े इसके ऊपरी मुहाने से होते हुए फनल के निचले भाग तक जाते हैं और फिर फिसलन के कारण ये ट्यूब में उस तरल पदार्थ में गिर जाते हैं। इस पौधे के फनल के ऊपरी भाग पर एक ढक्कन होता है जो बारिश के पानी को फनल में जाने से रोकता है। इसमें मौजूद तरल कीड़े मकोड़ों को गलाकर पोषक तत्व जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम चूस लेता है। अगला है ड्रोसेरा। ये एक यूरोपियन मांसभक्षी पौधा है जिसे सनड्यू भी कहा जाता है। इन पौधों की लगभग 130 प्रजातियां पाई जाती है। इस पर सफेद रंग के फूल आते हैं। पौधे की पत्तियां जमीन पर फैली हुई होती हैं। पत्तियों पर छोटे छोटे बाल होते हैं जो किसी द्रव का निर्माण करते हैं। जब यह द्रव पत्तियों के शीर्ष पर होता है और इस पर सूर्य प्रकाश पड़ता है तो ये बेहद ही चमकीला और सुंदर दिखाई देता है, इसलिए इसे सनड्यू भी कहा जाता है। पत्तियों पर उपस्थित बालों से निकलने वाला द्रव कीड़ों को किसी जूस की तरह लगता है, लेकिन ये जूस नहीं बल्कि एक ग्लू की तरह चिपचिपा पदार्थ है जो कीड़ों को आकर्षित करता है और जैसे ही कोई कीड़ा इस पर आकर बैठता है तो वह इसके जूस से चिपक जाता है। कीट अपने आप को जितना छुड़ाने की कोशिश करता है उतना ही जाल में फंसते जाता है और धीरे धीरे ये पत्तियां फोल्ड होकर उस कीट को कवर कर लेती हैं और कीड़े को पचाना शुरू कर देती हैं। जो हिस्सा नहीं पचा पाती उसे अवशेष के रूप में जमीन पर गिरा देती हैं और उसके बाद नए शिकार के लिए फिर से अपने सामान्य रूप में आ जाती हैं। सनड्यू की कुछ बड़ी प्रजातियां मेंढक और छोटे पक्षियों को भी खा लेती है। अगला है डार्लिंगटोनिया, जिसे कोबरा लिली या कोबरा प्लांट भी कहा जाता है। ये सबसे अधिक कैलिफोर्निया में पाया जाता है। इसकी कुछ प्रजाति भारत के नीलगिरी में भी पाई जाती है। इसका नाम कोबरा लिली इसलिए पड़ा क्योंकि इस पौधे की ट्यूबलर पत्तियां कोबरे के फन के आकार की होती हैं। ये पौधा कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए मीठी सुगंध छोड़ता है। पत्ती का ऊपरी भाग फूले हुए गुब्बारे के समान होता है। इसी फूले हुए गुब्बारे के नीचे एक छोटा सा रास्ता होता है जहाँ पर कीट आकर बैठ जाते हैं और इसकी ट्यूब में गिर जाते हैं। और ये है डायनाया मस्किप्यूला। ये एक फ्लाई ट्रैप यानी कि मक्खियों का फंदा है। ये एकमात्र ऐसा पौधा है जिसके ट्रैप को खुली आंखों से देखा जा सकता है। इसे देखने के लिए किसी खास यंत्र या सूक्ष्मदर्शी की जरूरत नहीं पड़ती। इस पौधे की पत्तियां बेहद खूंखार, किसी खतरनाक जानवर या राक्षस जैसी दिखाई देती हैं। जब भी कोई जीव इसकी पत्तियों पर बैठता है तो ये पत्तियां तुरंत बंद हो जाती हैं और बनावट भी कुछ ऐसी है कि इसमें फंसा जीव चाहकर भी इसके चंगुल से छूट नहीं पाता। इसकी पत्तियों की एक खास बात होती है कि ये सजीव प्राणी या निर्जीव वस्तु में फर्क कर लेती हैं, यानी कि इसकी पत्तियां सिर्फ तब बंद रहती हैं जब इसमें जीव या कीट पतंगा हो। लेकिन अगर इसमें कोई अखाद्य पदार्थ फंस जाए तो ये पत्तियां आधे घंटे में ही खुल जाती हैं। इसके इस व्यवहार से लगता है जैसे इस पौधे के पास भी एक दिमाग है, क्योंकि जब कोई खाद्य जीव इसमें फंसता है तो ये पत्तियां कई हफ्तों तक बंद रहती हैं, जब तक कि वो जीव मर न जाए और जब तक कि ये पौधा उस जीव को पचा न ले। ये पौधे यूएस के अटलांटिक तट पर जलीय क्षेत्रों में उमस वाली जगहों पर पाए जाते हैं। और अगर आप अपने घर को पौधों से सजाना चाहते हैं या फिर आप घर पर आने वाले कीट पतंगों से परेशान हैं, तो आप इस पौधे को खरीद भी सकते हैं। तो ये तो थे मांसाहारी कीट भक्षी पौधे। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। मैं हूँ आपकी दोस्त नेहा आगरकर।
नमस्कार। प्रतिजीविता या एंटीबायोसिस। प्रतिजीविता ये दो जीवों के मध्य विरोधात्मक अन्योन क्रिया है। इसमें एक जीव द्वारा उत्पन्न पदार्थ से दूसरे जीव की वृद्धि रुक जाती है या मृत्यु हो जाती है। प्रकृति में जीवाणु एवं कवक अनेक प्रकार के प्रतिजैविक जैसे पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन आदि का स्रवण करते हैं। ये प्रतिजैविक दूसरे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं। इसी तरह से तालाब में पाया जाने वाला नील हरित शैवाल माइक्रोसिस्ट हाइड्रोजाइलेमाइन टॉक्सिक पदार्थ का स्रवण करते हैं, जिससे तालाब में पाए जाने वाली मछलियों की मृत्यु हो जाती है। इसके अतिरिक्त जब कोई पशु ऐसे तालाब का जल पीता है तो उसकी भी मृत्यु हो जाती है। इसी तरह से कुछ पौधों की जड़ें भी ऐसे रासायनिक पदार्थों का स्रवण करती है जो दूसरे पौधे की वृद्धि को रोकते हैं। जैसे कुछ फसलें जौ, ज्वार, सूरजमुखी आदि अपने निकट खरपतवारों को उगने ही नहीं देती, क्योंकि इनकी जड़ें कुछ रासायनिक पदार्थों का स्रवण करती हैं। ऐसी फसलों को वृषण फसलें कहते हैं।